डॉक्टर साहब, नई हुकूमत के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं जिनका उन्होंने सामना करना है। मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है। आईएमएफ की टीम भी पाकिस्तान आई है, क्या कहेंगे? देखिए, आईएमएफ की टीम का तो अभी देखना है कि आज पहुंच रही है। दो इतलाते हैं, जी। एक ये कि आज पहुंच रही है, दूसरी इतला ये है कि वो 14 तारीख को आएगी और उसके बाद मुज़ाकरात शुरू होते हैं। शराइत पाकिस्तान को यकीनन आईएमएफ के पास जाना है और जाना चाहिए और उनकी तरफ से शराइत क्या आयद होती हैं और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं उनके हवाले से जो शुरू के जो आप कहना चाहिए ना इनिशियल जो उनका इम्पैक्ट है वो बहुत मुस्बत आ रहा है और उसकी वजह यह है कि वो मामलात समझते हैं, बेहतर समझते हैं। मतलब है कि मुस्लिम लीग नून को वैसे अब बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रखना चाहिए था, रहना चाहिए था मुस्लिम लीग नून में मिफ्ता इस्माइल साहब को। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब रहते मुस्लिम लीग नून में और उस वक्त मामलात ना उनको उनके साथ होते तो आज मिफ्ता इस्माइल साहब बिल्कुल वही काम कर रहे होते तकरीबन जो कि औरंगज़ेब साहब कर रहे हैं, और वो होते भी मुस्लिम लीग नून के ही और एक अच्छा पॉलिटिकल फेस भी था। लेकिन बहरहाल मिफ्ता इस्माइल साहब चले गए और जो इसहाक डार साहब खारजा में चले गए। गालिबन जो पोर्टफोलियोज वगैरह फाइनल हो जाए तो उससे बात कर लेंगे, कुछ हो गए हैं, कुछ अभी नाम रहते हैं। और उसके साथ ही जो है वो तो इनिशियल उनका अच्छा आ रहा है इम्पैक्ट। और हमारे जो सियासी वज़राए ख़ज़ाना है, ये भी पाकिस्तान का एक अजब मामला है कि सियासी वज़राए ख़ज़ाना कम रहे हैं तारीख़ में, और जो अपने शोबे को समझने वाले या टेक्नोक्रेट्स या जो भी कहा जाए वो ज़्यादा रहे हैं। जो सेनेट की सीटें होती हैं उसमें जो टेक्नोक्रेट सीट्स हैं उनका मकसद ही ये रखा गया था कि वो सेनेट की टेक्नोक्रेट सीट्स जो हैं वो अपने अपने मुख्तलिफ शोबों में जो माहिरीन हैं उनको दी जाएँ, लेकिन वो भी अब सियासतदानों को दी जाती हैं। मतलब सियासतदान अच्छे भी हैं, ये भी बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो टेक्नोक्रेट एक अलग इस्तेलाह है कि जी सियासी और टेक्नोक्रेट, तो वो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो वो लेकिन ये अजब मामला है कि जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो उसके लिए एक यहाँ पे मसला पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब एक मुस्तकिल मेरा ख्याल है कि मुल्क की मईशत को अगर ठीक करना है तो उसको लॉक करके और एक शख्सियत ख़जाने को या उसकी टीम ख़जाने को देखे काफ़ी अरसे तक, यानी फाइनेंस को काफ़ी अर्सा, मतलब 2 3 4 साल 5 साल वो देखते रहें, ताकि ये कि वो एक ही जो भी वो बात करें। शमशाद अख्तर साहिबा का इस टीम में ना होना एक सरप्राइज़ है, क्योंकि आखिरी दिनों तक ये बात चल रही थी कि शमशाद अख्तर साहिबा भी इस टीम का हिस्सा होंगी, हो सकता है वो हिस्सा हों, अभी तक ये तय नहीं, लेकिन नाम उनका सामने नहीं आ रहा। दूसरी जो बात है वो तो हुकूमत अभी बाकी तो अभी कारकर्दगी और वो सारे नाम और वो छोटी कैबिनेट है। अच्छी बात ये है कि कैबिनेट छोटी है, मतलब वो बड़ी कैबिनेट नहीं है, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे पोर्टफोलियो जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने पास रखे हैं इसीलिए कि कैबिनेट छोटी बने। और उसमें जो है वो दो तो बड़ी शख्सियात हैं, यानी मुस्लिम लीग नून की जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं नहीं आ रहा वफाकी हुकूमत में, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा, आप उनसे इख्तलाफ करें इत्तेफाक करें, लेकिन एक बड़ा उन्होंने फ़ैसला किया है और वो उन्होंने ये बताया कि मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून को देखूँगा। और इसी तरह से जो साद रफ़ीक साहब हैं उनका ये कहना कि मैं, एक तो ये कि उन्होंने सबसे पहले मुबारकबाद दे दी थी लतीफ़ खोसा साहब को, और लतीफ़ खोसा साहब को मुबारकबाद दे दी थी उन्होंने, और दूसरी बात ये कि वो पहले, ये जो बात आ रही है कि वो पहले भी इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे, बल्कि वो चाह रहे थे कि इस वक्त, क्योंकि सियासत जिस रुख पे चली गई है मुल्क में बदकिस्मती के साथ, वो एक बहुत ही पोलराइज कबायली झगड़े होते हैं ना, हालांकि हैं ये पावर गेम, लेकिन कबायली झगड़े जो मार देंगे मर जाएंगे इस तरह करके वो, अच्छा वो ऑन ग्राउंड शायद इतना नहीं है। ऑन ग्राउंड तो सब आपस में मिलते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, मतलब सारा होटल्स में खाना खाते हैं, अफ्तार सारे, मतलब कई जगहों आप इकट्ठे नज़र आते हैं कई जगहों पे। लेकिन ये है कि वो उसके नतीजे में वो जो एक बहुत होता है ना कि वो हक व बातिल की तलवारें निकाल के सामने, वो वाला एक सिलसिला शुरू हो गया है जो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से हम उम्मीद करते हैं कि ज़रा ठंडा होगा थोड़ा सा, लेकिन ठंडा होगा, लेकिन वो होता नज़र नहीं आ रहा। होना चाहिए, दुआ है कि हो, क्योंकि ये जो 2 हफ्ते की पाबंदी आयद हुई है खान साहब के ऊपर, उनसे मुलाकातों के ऊपर,
अब उस पर हुकूमत का ये कहना है कि जी बाकी तमाम कैदियों के ऊपर भी हो गई और हमले का ख़तरा था और ये था, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन यह है कि अब इसमें ज़ाहिर है कि हुकूमत पंजाब के अंडर वो हैं जो उनके जेल खाना जात के महकमात हैं। लेकिन इसमें दो तीन इसमें बातें होंगी मेरा ख्याल है। एक तो जो इस्लामाबाद के अंदर एक बात आम चल रही है कि जी ये जो 9 मई का एक मामला है, और मैं हमेशा से बात कहता रहा हूँ कि वो बाकी केसेस में शायद इतना नहीं कि 9 मई को किसी जगह पर पहुँच के अब उस पर खान साहब की तरफ से भी एक बात आई कि जी उसके ऊपर कमीशन बनाए। मैं भी चाहता हूँ ताकि हुकूमत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इधर से भी बात हुई, तो वो जो है, लेकिन कुछ मज़ीद आने वाले दिनों में ये बात हो रही है कि सख्तियाँ होंगी 9 मई के बाद। अच्छा, वो तो चलें देख जब जैसे होंगी सो होंगी। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि आले अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी नाअहलियत के लिए मामला चला गया इलेक्शन कमीशन, और साथ ही जो है वो जो ये 15 दिन हैं, 2 हफ्ते, ये ज़्यादा भी, ये वो दिन हैं जिनमें सेनेट की नॉमिनेशंस वगैरह होनी है, क्योंकि सेनेट इस वक्त खाली, कल हमने बताया था सेनेट तकरीबन आधी सेनेट चली गई है। तो 3-3 साल के बाद आधी सेनेट, तकरीबन आधी सेनेट के अरकान आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नए आते हैं, तो इस तरह चलता है सिलसिला। तो वहाँ पर अब तहरीक इंसाफ जो है वो उनके कौन से कैंडिडेट्स होंगे, क्या होगा, तो ये फ़ैसला तो खान साहब ने करना था। तो अब उनसे कोई मुलाकात अगर नहीं कर सकेगा तो ये सेनेट का फ़ैसला कौन करेगा बाहर। तो ये भी एक मामला ऐसा है जो मेरी मुख्तलिफ़ शख्सियात से बात हुई तहरीक इंसाफ की, तो वो मतलब उनको भी समझ नहीं आ रहा कि बाहर फ़ैसला कौन करेगा। सेनेट की सीटें देना जो है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला होता है। तो ये मामला जो है ये चल रहे हैं। अच्छा, वहाँ जो हुकूमत की साइड पे तो अभी मईशत और इनके जो छोटी काबीना के जो आगे क्या किस तरह मामला चलते हैं, ये 45-47 और ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, लेकिन असल मामला मईशत और फिर महंगाई और आगे क्या किस तरह से केमिस्ट्री बनती है पार्लियामेंट की, तो वो हमने देखना है। लेकिन इसके अलावा और कोई बात बड़े लैंडस्केप पे कोई ऐसी तब्दीली नहीं है। 7 से 8 की खबरें जो मैं कहता हूँ ये काबीना का ऐलान हो गया, ये हो गया, क्योंकि ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा करें, सवाए इसके कि ये सोशल अनरेस्ट और महंगाई और बाकी प्राइवेटाइजेशन और उसके बाद हुकूमत किस तरह संभालेगी, और वो हैं सारे इश्यूज़ जो चैलेंजिंग हैं और वही प्रायोरिटी इश्यूज़ हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि इन सारे इश्यूज़ को इस बात को मैं कई महीनों या सालों से दोहरा रहा हूँ अब तो, कि जो खित्ते के और दुनिया के वाक़यात हैं उनसे हम कट के रह नहीं सकते। और उसकी वजह यह है कि अब चाहे वो आपकी खारजा पॉलिसी हो, चाहे IMF हो, चाहे उसके बाद CPEC हो, चाहे आपके अमेरिका के साथ रिलेशनशिप हो, EU के साथ ही, उसमें जो वहाँ पर वाक़यात पेश आ रहे हैं या मगरबी एशिया या मशरिक़ वस्ता में, तो वो सारे वाक़यात ऐसे हैं, या इवन जो चाइना या साउथ चाइना कहीं पर भी, तो वो आपस में इतना इंटरलिंक्ड हैं इस वक्त कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे आज से 10 या 15 साल या 20 साल या 50 साल पहले होता था कि जी एक एक जोग्राफ़ी है, एक एक सरहद है, इस मुल्क की सरहद इधर ख़त्म होती है, तो पूरी कनेक्टिविटी और ये सप्लाई चेन्स और ये और वो सारा दुनिया इतने आगे चली गई है बहुत से मामलों पे कि उसमें जो है वो कहीं पर कोई छोटा सा वाक़या होता है तो उसका असर होता है। जैसे ये गज़ा के अंदर जो है वो आज तो कतर के जो वज़ारत ख़ारजा के उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बाकायदा ये कह दिया कि जी फ़िलहाल कोई आसार हमें नज़र नहीं आ रहे जंगबंदी के, और दोनों तरफ से जो फिर पूरी कोशिश हुई, अभी भी कोशिश जारी है, लेकिन यह है कि जंगबंदी हमें नज़र नहीं आ रही। और इसी दौरान जो है वो रफ़ा के ऊपर अटैक्स हुए हैं जो कि एक रेड लाइन था। अभी जो रेड लाइन्स है ना, ये भी एक तमाशा बन गया दुनिया में, एक रेड लाइन्स, कौन किसकी रेड लाइन था, वो एक रेड लाइन कोई कभी बिल क्लिंटन साहब की थी, कभी बुश साहब की एक रेड लाइन थी, फिर ये था, फिर वो था, फिर फलां था, वो सारे होते होते रफ़ा हमारी रेड लाइन है, ये इनका कहना था। प्रेसिडेंट बाइडेन का रफ़ा के ऊपर अटैक शुरू हो गए। तो मतलब है कि वो अब ये एक दुनिया में इतना इस वक्त हिजान है क्योंकि रियासतें अपनी अपनी आगे उन्होंने कैसे मूव करना है इस वक्त इसको देख रही हैं, रियासतें खुद अपने आप को देख रही हैं। मतलब है कि इस वक्त कोई बरादर मुल्क, कोई अलायंस, कोई आप कहें कि जी इस वक्त नहीं, इस वक्त मुल्क अपनी अपनी सूरत हाल देख रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ उसमें बात कि देखें, अब आप कहें कि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक
मुल्क है इसका नाम है हेटी। अब मैं आपको हेटी का पाकिस्तान के साथ लिंक बना के दिखाता हूँ। अब ना भी कम लोगों ने नाम सुना होगा हेटी का, लेकिन अभी मैं 5 मिनट में आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान और हेटी का क्या ताल्लुक है और हेटी में होने वाले हंगामों का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। हेटी जो है ये है कैरिबियन में, कैरिबियन जो जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं कैरिबियन का लफ्ज़ नहीं समझते, बल्कि उनको ये बताया जाए ये कोई 700 जजीरे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों से या हम पाकिस्तान या इंडिया या बाकी लोगों से पूछा जाए, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोग या बांग्लादेश या इन मुल्कों के लोगों से पूछा जाए कि ये कैरिबियन कहाँ है, तो किसी को समझ नहीं आएगा। हमसे कि कैरिबियन के जज़ायर कौन से हैं, तो उनको कहेंगे ये कौन सी, क्या बात कर रहे हैं। मगर जैसे आप कहेंगे कि ये वेस्ट इंडीज़ है, तो कहेंगे अच्छा ये वेस्ट इंडीज़ है, तो जी आपको उनको फिर बताया जाएगा कि वेस्ट इंडीज़ को मुल्क नहीं है, बल्कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो कोई एक मुल्क नहीं है जिसकी क्रिकेट टीम खेलने आती है। वेस्ट इंडीज़ जो हैं वो एक जज़ायर हैं जो कि कैरिबियन में आप समझें कि यानी जो सेंट्रल अमेरिका के एक तरफ, यानी उसके ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका ऊपर, एक तरफ जो है वो साउथ अमेरिका या लातीनी अमेरिका, और वहाँ पर ये कैरिबियन आइलैंड्स हैं। और कैरिबियन आइलैंड जो हैं ये इसमें जमैका, ठीक है ना, इसमें डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा, ये सारे जो हैं ये कैरिबियन आइलैंड के अंदर ये जज़ायर जो हैं इनको फिर वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स है और दरमियान में तो ये हेटी है। अच्छा, हेटी जो है, अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि हेटी में हंगामे हो रहे हैं। अच्छा, हेटी में हंगामे हो रहे हैं और बड़े शदीद हो रहे हैं, और उन हंगामों के नतीजे में जो है वो वहाँ पे ये हुआ है कि आज उनके वहाँ पे वज़ीर आज़म जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए। अच्छा, उनका नाम है एरियल हेनरी। अभी हेटी का पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, अभी ये गुफ्तगू तो थोड़ी सी कर लूँ, उसके बाद हेटी का पाकिस्तान से ताल्लुक़ निकालता हूँ। अच्छा जनाब, अब ये है कि उनके वज़ीर आज़म वहाँ पे मुस्ताफ़ी हो गए। अच्छा, वज़ीर आज़म उनके मुस्ताफ़ी हो गए, और ये वज़ीर आज़म जो हैं इनको मुंतखब नहीं, इनको मुकर्रर किया था जो साबिक़ सदर हैं हेटी के, उनका नाम है जोविनल मुसाई, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा। उनको कत्ल कर दिया गया था 2021 में, उनका कत्ल हो गया था हेटी में। और उनका कत्ल किया किसने था? उनके कत्ल का जो इल्ज़ाम और मुकदमा चला के सज़ा हुई वो उनकी बेवा को, उनकी अहलिया मुहतरमा और वहाँ की पुलिस चीफ और वहाँ के जो उनके जो करीब तरीन लोग थे वो उसमें उनके कत्ल में मुर्तकब पाए गए। तो हेटी के सदर का कत्ल हुआ, लेकिन कत्ल होने से पहले 2-3 रोज़ पहले उन्होंने वहाँ पर एक वज़ीर आज़म की तैनाती कर दी थी कि ये वज़ीर आज़म होगा हेटी का। और हेटी के वज़ीर आज़म जो है एरियल हेनरी, पाकिस्तान से ताल्लुक़ बड़ा इंटरेस्टिंग निकलेगा इस सारे किस्से का। तो एरियल हेनरी जो हैं वो वहाँ के बन गए, जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हेटी जो है, हेटी में एक, अब आप कहेंगे कि वहाँ के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? हुआ ये है कि वहाँ पर हेटी जो है ये कोई पिछले कई सालों से इस पे यहाँ पे गैंग्स रूल कर रहे हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट का कत्ल हुआ था इसके बारे में कहा जाता है कोलंबिया से मर्सनरीज आए थे और कत्ल करके चले गए थे हेटी के सदर को। अच्छा, जो वहाँ पर गैंग्स हैं, और वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो गैंग है, जिस गैंग से डर के वज़ीर आज़म कीनिया भाग गए थे, और कीनिया से इन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगा अमेरिका में, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इनसे बात की, सारा कुछ हुआ, लेकिन इनका नाम है जिमी, जो सबसे बड़े वहाँ के गैंग लीडर हैं। उनका नाम है, एक तो बड़ा मुश्किल सा नाम है, जिमी चेरिजियर, लेकिन अब इसको इनका जो इनको प्यार से, बहुत बड़े गैंग लीडर हैं ये, मतलब सैकड़ों लोगों की गर्दनें उड़ाई हैं, तो इसलिए इनका जो निकनेम है वो किसने रखा है, क्यों रखा है, बहरहाल इनको जिस नाम से पुकारा जाता है वो है बारबी। अच्छा, सॉरी, बारबेक्यू बारबी नहीं, बारबेक्यू, बारबेक्यू, क्योंकि ये जो है ये मतलब शायद इंसानों को पका के खाते हैं, क्या करते हैं, तो उनको बारबेक्यू कहते हैं वहाँ पे। बहरहाल इनका नाम बारबेक्यू है। इन्होंने जनाब वहाँ पर ये कहा कि अगर यहाँ पर वज़ीर आज़म जो कीनिया में बैठा है, अगर उसने कदम रखने की कोशिश की, यानी गैंग्स ने मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया,